महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल इंटर कॉलेज लखपेड़ा बाग बाराबंकी विद्यालय के प्रांगण में कक्षा 12 की हिंदी कक्षा ऑनलाइन माध्यम से बच्चों आज सबके सामने उपस्थित है। आज का हमारा विषय हिंदी साहित्य का इतिहास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा में 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होते हैं। 5 प्रश्न काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित और 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं, जिसमें प्रश्न और उत्तर प्रश्न पत्र में ही होते हैं। हमें उन प्रश्नों को पढ़ना है और दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। और ये 10 प्रश्न 10 अंक किस पर निर्भर होते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास पर। आज हम इसी विषय को धीरे धीरे समझाते हुए आगे ले चलेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है बच्चों कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास काव्य से ही क्यों प्रारंभ करते हैं? हमारा हिंदी साहित्य का प्रारंभ काव्य से ही क्यों होता है? तो उसका एक सीधा सा सरल सा उत्तर है कि काव्य सरल होता है, बोलने में भी स्मरण करने में भी। हम काव्य को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं, काव्य को हम याद भी कर सकते हैं। और हमारा जो साहित्य है, आर्ष साहित्य है, आर्ष वांग्मय है, चाहे वह संस्कृत का हो, चाहे प्राकृत का हो, पाली का हो या अपभ्रंश का हो या आधुनिक भारतीय भाषाओं का हो, उसका प्रारंभ काव्य से ही मिलता है। इसलिए हमारा हिंदी साहित्य का प्रारंभ काव्य से होता है। गद्य साहित्य का प्रारंभ 10वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी से होता है। इसलिए आज सर्वप्रथम हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों? काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, इसकी विषय वस्तु, इसकी सामग्री कब से प्रारंभ, कब से मिलनी शुरू होती है, कितना साहित्य इसका है, इन सब विषयों पर बहुत विवाद है। बहुत से विद्वान हिंदी साहित्य में है, एक से बढ़कर एक। सबकी मान्यताएं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग थी। कुछ हिंदी के विद्वान थे, कुछ हिंदीतर विद्वान थे। अगर हम इतिहास ग्रंथों की चर्चा करें तो ये हिंदी का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में अधिकांश राज्यों की भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। बोलने वाले, पढ़ने वाले, समझने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन इतिहास लिखने वालों की संख्या 0। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक इतिहास किसी हिंदी विद्वान ने नहीं लिखा। किसने लिखा? फ्रेंच विद्वान ने।
फ्रेंच विद्वान द्वारा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ हुआ। कौन था वो? गार्सा द तासी। भारत से सैकड़ों मील दूर फ्रांस का यह विद्वान या फ्रांसीसी पादरी था, जो फ्रांस में भाषा का अध्यापक था। यहाँ फ्रांस में भाषा का अध्यापक था और ये हिंदी और उर्दू पढ़ाता था। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। नींव रखने और मार्गदर्शन करने का श्रेय सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को है। इन्होंने सन 1839 ईस्वी में जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। इससे पहले किसी भी हिंदी विद्वान ने हिंदी का इतिहास लिखने की ओर ना तो दृष्टि डाली, ना प्रयास किया। किसने किया? तो भारत से सैकड़ों मील की दूरी पर स्थित फ्रांस के इस फ्रांसीसी विद्वान ने सर्वप्रथम 1839 ईस्वी में हिंदी का पहला इतिहास लिखा, जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इसके बाद दूसरे विद्वान प्रकाश में आए, उन्होंने भी प्रयास किया। कौन था वो? मौलवी करीमुद्दीन। देख लो, मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन साहब ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसका नाम था तज़किरा ई सुअरा ई हिंदुस्तानी। लेकिन सच्चे मायनों में इसे इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। इन्होंने इतिहास लेखन की नींव डाली, इन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ की, लेकिन वो एक परंपरा मात्र है, वो प्रारंभ मात्र है। सच्चे अर्थों में इसे इतिहास नहीं कह सकते। सच्चे अर्थों में इसे इतिहास नहीं कह सकते। तो फिर हिंदी का प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? वह भी दुर्भाग्य है हिंदी का
कि वहाँ भी किसी एक हिंदी भाषी, किसी हिंदुस्तानी, किसी भारतीय ने नहीं लिखा। किसने लिखा? एक अंग्रेज विद्वान ने। एक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखा, जिसे सच्चे मायनों में हिंदी का प्रथम इतिहास कहा जाता है। क्या नाम है उनका? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये पहले अंग्रेज विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का स्तुत्य कार्य किया। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न लिटरेचर द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये सन 1888 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है। इसमें सर्वप्रथम काल प्रत्ययों, काल विभाजन का ध्यान रखा गया। इसमें काल क्रम के अनुसार कवियों को, विद्वानों को, संतों को एक क्रम में रखने का प्रयास किया गया। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कहा। हिंदी में प्रयास करने वालों की संख्या कम नहीं थी। डॉक्टर ग्रियर्सन से पहले भी ठाकुर शिव सिंह सेंगर इतिहास ग्रंथ अपना लेकर आए, शिव सिंह सरोज नाम से। ठाकुर शिव सिंह सेंगर इन्होंने सन 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित ढंग से लिखने का प्रयास किया। नाम क्या था उसका? शिव सिंह सरोज। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। लेकिन इस इतिहास ग्रंथ में केवल इतिवृत्तों का वर्णन किया गया, काल विभाजन नहीं किया गया, नामकरण नहीं किया गया। केवल आदि से लेकर के और तत्कालीन समय तक का जो भी इन्हें विषय वस्तु मिली, उस विषय वस्तु को इन्होंने केवल व्यवस्थित कर दिया। इसीलिए इसको सच्चे मायनों में हिंदी का प्रथम इतिहास नहीं कहा जा
जबकि ये हिंदी भाषा में है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, फिर भी यह हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कहलाने का अधिकारी नहीं हुआ। कौन सा हुआ? डॉक्टर जॉर्ज गर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में गजट हुआ 1888 ईस्वी में, उसे सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंतर इतना था कि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, वह प्रसिद्धि नहीं पा सका, वह हिंदी विद्वानों, हिंदी अध्येताओं, हिंदी पाठकों में अपना विशेष स्थान नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि वह हिंदी भाषा में नहीं था, वह देवनागरी लिपि में नहीं था, वह एक अंग्रेज विद्वान द्वारा लिखा गया था। भले ही वह व्यवस्थित ढंग से था, फिर भी वह अंग्रेजी भाषा में था, रोमन लिपि में लिखा गया था, इसलिए वह हिंदी भाषियों में अधिक प्रसिद्धि नहीं पा सका। अगला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इतिहास ग्रंथ तो बहुत से लिखे गए, लेकिन जो व्यवस्थित ढंग से और अच्छे नए तरीके में, आधुनिक तरीके में लिपिबद्ध किया गया, वह क्या था? मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधु विनोद सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधु विनोद सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी के आदिकाल से लेकर तत्कालीन युग तक के लगभग 5000 कवियों का व्यवस्थित क्रम दिया गया, वो भी काल क्रम के अनुसार। कितने? 5000 कवियों का इतिवृत्त दिया गया। पाँच 5000 कवियों का इतिवृत्त व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी, तो उसमें उन्होंने जो इतिवृत्त लिया, जो सामग्री ली, जो प्रेरणा ग्रहण की, वह कहाँ से की थी? उन्होंने बार बार अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इस बात को स्वीकार किया कि हमने अधिकांश वृत्त, अधिकांश सामग्री मिस्र बंधु विनोद से ग्रहण की है। बहुत कुछ सामग्री मैंने ठाकुर शिव सिंह सरोज के शिव सिंह सरोज द्वारा लिखित, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज से ली है, और अधिकांश सामग्री हमने मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद से ग्रहण की है। मिस्र बंधु विनोद के बाद जो और अच्छे आधुनिक तरीके में तकनीकी माध्यम से जो सामग्रियां प्राप्त हो रही थी, नई खोज रिपोर्टें आ रही थी, नए अध्येताओं के द्वारा जो नए नए रिसर्च किए जा रहे थे, उस समय जो व्यवस्थित सामग्री प्राप्त हुई, उन सब सामग्रियों को एक जगह पर स्थापित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसका पहला नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास
बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका के तौर पर लिखा। उसका जो नाम था, उसका जो नामकरण था, वो था हिंदी साहित्य का विकास, और ये इसी रूप में प्रकाशित भी हुआ। बाद में इसमें संशोधन हुआ, बाद में इसमें परिवर्धन हुआ, बाद में इसे और अच्छे व्यवस्थित ढंग से और कुछ नई सामग्रियों को जोड़कर इसे एक स्वतंत्र पुस्तक के, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसे प्रकाशित कराने का प्रयास किया गया। तब इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास नहीं था, तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें लिखी हुई सामग्री, जिसमें लिखे हुए तर्क, जिसमें लिखे हुए सिद्धांत, जिसमें व्यवस्थित की गई हर एक वस्तु, विषय वस्तु को आज तक कोई विद्वान काट नहीं सका। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इस इतिहास ग्रंथ को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, इस पर टिप्पणी करने वाले, इस पर तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले बहुत से विद्वान सामने आए, लेकिन शुक्ल जी की बात को काट नहीं सके। अपना मत तो देना सबका अधिकार है, लेकिन शुक्ल जी की बातों का खंडन कर देना एक बहुत बड़े सामर्थ्य का विषय है, और वह सामर्थ्य आज तक हिंदी का कोई विद्वान नहीं जुटा पाया। यदि बहुत से विद्वान सामने आए, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु त्रिगुणायत, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये इतिहास ग्रंथ लेखन के विद्वान हैं। इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे, सफलता मिली, ख्याति मिली, लेकिन शुक्ल के तर्कों को ना तो ये नज़रअंदाज कर पाए और ना उनके तर्कों का खंडन कर पाए। मतभेद जरूर प्रकट किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में लिखे गए तर्कों, सिद्धांतों, सामग्रियों से मतभेद प्रकट किया बाद के विद्वानों ने, लेकिन कहीं न कहीं इन्हीं के तर्कों को तोड़ मरोड़ कर अपने इतिहास में प्रस्तुत किया। ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ ऐसा है जो मील का पत्थर, हिंदी साहित्य की जानकारी जुटाने वाले, हिंदी साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले, तमाम प्रकार के कंपटीशनों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इतिहास ग्रंथ मील का पत्थर सिद्ध हुआ और सिद्ध होता रहेगा। ये अपने आप में एक स्तुत्य और महान कार्य हुआ। ये हिंदी साहित्य का सौभाग्य है कि इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता के समान है। इसका कोई खंडन, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। इसके बाद बहुत से विद्वान आए, बहुत से आक्षेप किया, टीका टिप्पणी की, लेकिन सफलता अर्जित नहीं कर पाए। ये इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें हिंदी साहित्य के आदिम स्वरूप से लेकर के वर्तमान स्वरूप को बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया। आगे बहुत से विद्वान आए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का तमाम प्रकार से उन्होंने खंड खंड रूप में अनेक ग्रंथ लिखने का प्रयास किया।
डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेकर रामकुमार वर्मा जी आए, लेकिन जो स्थान रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ को प्राप्त हुआ हिंदी साहित्य में, वह किसी अन्य विद्वान को, अन्य ग्रंथ को प्राप्त नहीं हो सका। हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर। ये हो गए कुछ इतिहास ग्रंथ। देखो, इतिहास की चर्चा करने से पहले संबंधित विद्वानों और ग्रंथों की चर्चा करना स्वाभाविक। अगर हम ऐसा ना करें तो हम फिर समझ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। जब तक के मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनके मार्गदर्शन में हमें अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित ढंग से आगे ले चलना है। और केवल कक्षा 10, कक्षा 12 की परीक्षा पास कर लेना ही नहीं है। ये ऐसी सामग्रियां हैं जो हर कंपटीशन में, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता देंगे। इनसे सहायता हमेशा, जब तक हिंदी से व्यक्ति जुड़ा रहेगा तब तक इससे प्राप्त सामग्रियों से लाभ उसको मिलता रहेगा। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी चर्चा परिचर्चा हो, आदिकाल की हो, वीर गाथा काल की हो, भक्ति काल की हो, भक्ति काल के अंतर्गत चाहे वह निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा हो, सूफियों की प्रेमाश्रयी शाखा हो, राम भक्ति शाखा, या फिर सूरदास की कृष्णाश्रयी शाखा हो, अथवा केशव और चिंतामणि, आचार्य चिंतामणि का जो विवाद खड़ा हुआ रीतिकाल को लेकर के, उस पर चर्चा परिचर्चा हो, अथवा आधुनिक काल में भारतेंद्र योग, द्विवेदी योग, प्रगतिवाद योग, प्रयोगवाद योग, जितने भी योग हैं इनकी चर्चा हो। बगैर इनसे सहायता लिए, बगैर इन ग्रंथों का अध्ययन किए, बगैर इन विद्वानों का मार्गदर्शन लिए कोई चर्चा आगे बढ़ नहीं सकती। ठीक है। हम बात करेंगे काव्य साहित्य का इतिहास। काव्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ कब होता है, विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में इसे किस तरह से व्यवस्थित किया है, उसका नामकरण क्या है, नाम प्रासंगिक हैं अथवा नहीं, नामकरण कहीं त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, नामकरण सार्वभौम सर्व स्वीकृत हैं कि नहीं है। इन सब विषयों पर हम चर्चा अब यहाँ से करेंगे। बहुत से विद्वान आए, कुछ का नाम हम यहाँ पर उदाहरण रूप में लेंगे। प्रथम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथे महापंडित